तो हाय दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि घर में जलने वाली अगरबत्ती का सुगंध पूरे घर में क्यों चली जाती है साथियों, और पदार्थ क्या होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। दोस्तों तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। साथियों आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और हम उनको बेहतर तरीके से जानेंगे। पार्ट 1 यानी अध्याय 1 को समझेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो ईंट हो, पेन हो, कागज हो, कलम हो, ये सारी चीजें क्या होती पदार्थ होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ये पूछेंगे कि सर जी क्या जो प्रेम है, क्या जो दुख है, क्या मित्रता है, ये पदार्थ हैं? ये दोस्तों पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनका कोई ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान को घेरते हैं। साथियों तो हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र भी अच्छे से सीख सकें कि आखिर में पदार्थ क्या होता है। साथियों तो हम चलते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं कक्षा 9 में। और जो बच्चे हैं हमारे, और अध्याय 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि जो आपका लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या साथियों? हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ जो भी हमने आपको बताया कि पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जैसे कि सपोज ये जो पेन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये स्थान भी घेरता है। सपोज दैट हमारी हथेली पर रखा गया है तो ये कुछ स्थान भी घेरता है और इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, है ना, और स्थान भी घेरती हो वस्तु, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम पदार्थ कहेंगे। साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी को? जैसे कि हमने आपको बताया पेंसिल है, पेन है ना, मेज है, खाना, कपड़े, इमारतें इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है। साथियों क्लियर है? अब सवाल यहाँ पे आता है साथियों कि जो पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। बहुत से हमारे दार्शनिकों ने यह कहा कि जो पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। अग्नि, वायु, जल, है ना, और क्या बोलते हैं, आकाश, इन चीजों से मिलकर बना होता है। ऐसा हमारे जो है फिलासफर लोग मानते हैं, दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन साइंस क्या मानती है? साइंस मानती है कि पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर? 2 आधार पर किया गया है। जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा या बताया। पहला भौतिक गुणों के आधार पर कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके आधार पर पदार्थ क्या होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बताया गया कि पदार्थ ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस, इन फॉर्म में पाया जाएगा जो पदार्थ होगा। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बता दिया गया। ठीक है, उसके अलावा यह बताया गया कि केमिकल मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर क्या बताया गया कि पदार्थ को तत्व में हम बांट सकते हैं, या तत्व के आधार पर बताया गया, है ना। कंपाउंड, यौगिक के आधार पर बताया गया, और मिक्सचर यानी मिश्रण के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम बात करें कि जो पदार्थ होते हैं साथियों, ये बहुत सारे कणों से मिलकर के बने होते हैं। हम आगे चल के जब आपको एक लेसन आप सभी को पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, तो उसमें हम आप सभी को ये चीजें क्लियर कर देंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन किया है। क्या है? होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ हो ना, कोई भी पदार्थ हो, वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? हम इन सूक्ष्म कणों को साथियों कहते हैं क्या? इन सूक्ष्म कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जैसे कि हमने आपको बताया प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इनको जो है इतनी छोटी होती कि इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के अलावा और किसी से नहीं देख सकते हैं। साथियों क्लियर है? नहीं देखा जा सकता। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं साथियों? आपके परमाणु या अणु कहलाते हैं। क्लियर है? हम आगे हमने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजें बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? जिसको हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब यह होता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
कणों का अंतः मिश्रण, बात समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर मोमबत्ती हमने आपको बताया और यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर में जो भरी रहती है गैस, वो क्या करती है कि उसके जो अणु निकलते हैं ना, तो आपके पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाते हैं। वही साथियों आपका क्या कहलाता है, वही आपका विसरण कहलाता है। बात समझ पा रहे हो, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रण क्या होता है, विसरण कहलाता है। बात समझ पा रहे हो। सबसे तेज अगर बात करें विसरण कहाँ होता है, तो गैसों में होता है। सबसे कम की अगर बात करें तो ये ठोस में होता है। कहाँ होता है, ठोस में होता है। साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी को, हमने अच्छे से समझाया। अब अगर हम बात करें कि गैसों में विसरण है ना, हमने आपको बताया कि गैसों में विसरण क्या होगा, तो एलपीजी जो सिलेंडर हमने आप सभी को बताया कि इसमें ऐसी गैसें होती हैं, कौन कौन सी है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो ऐसी गैसें जो आपके जो सिलेंडर रहता है उसमें दो ऐसी गैसें भरी रहती हैं। जब ये निकलती है ना तो पूरा जो है वो महक चलता है ना, जो कमरा हो या जिस जगह पे रखी होती पूरे जो है घर में फैल जाती हैं। आपकी अगरबत्ती है और इत्र, इत्र समझते हो, जो सेंट आप लोग परफ्यूम वगैरह छिड़कते हो ना अपने शर्ट पे, है ना, कहीं चलते हो फैशन वगैरह, शादी बारात में होती तो बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के निकलते हो घर से। तो ये क्या होता है, ये वो चारों ओर क्या करते हैं, उस एरिया को कवर कर लेते हैं, यानी उसमें उनके जो आपके चारों ओर एरिया है उसमें जो उपस्थित अणु है उनमें कवर कर लेते हैं ना, उनमें मिश्रण हो जाते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पे होता है। तो गैसों में सबसे ज्यादा हो जाता है विसरण, हमने आप सभी को बता दिया। फिर द्रवों का विसरण क्या होता है, जैसे द्रवों का विसरण ये होता है कि इसमें थोड़ा सा जिन चीजों में विसरण थोड़ा सा कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पदार्थ के अणु होते हैं ना थोड़ा सा नजदीक होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इनका जो क्रम होता है ना, तो ठोस से उसके बाद द्रव फिर गैस, इस तरीके से प्रोसेस इनका चलता है। साथियों यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फिर ठोसों का है ना, ठोस का विसरण, यहाँ पर हमने द्रवों का विसरण बता दिया, फिर ठोसों का विसरण। बात समझ पा रहे हो। ठोसों का विसरण ऐसा होता है कि जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो चाक हो या मार्कर की जो इंक होती है ना, वो इसमें चिपक जाती है। क्यों, क्योंकि इस बोर्ड में उपस्थित जो पदार्थ होता है और जो इसमें उपस्थित अणु होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, लगभग लगभग क्या होता है, इन उसमें शामिल हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हो, उसके अणुओं में। इसलिए ऐसा होता है कि पदार्थ के कणों का इसमें चिपक जाना होता है, इसलिए इस तरीके का इसमें विसरण पाया जाता है। साथियों तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, ठीक है। तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं साथियों। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो जो ठोस होते हैं धीरे धीरे द्रव में बदल जाता है, और जो द्रव होता है फिर द्रव में तेजी से विसरित होने लगता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर अगर हम तापक्रम की बात करें तो विसरण की दर क्या होगी, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। विसरण की दर जो होगी साथियों वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्लियर है। फिर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पदार्थ का घनत्व जितना कम होगा उसकी विसरण दर उतनी अधिक होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो विसरण दर कम होगी, अगर घनत्व कम होगा तो विसरण दर ज्यादा होगी। साथियों क्लियर है। अगर हम बात करें कि पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं कई पॉइंट्स में हम उनको डिनोट करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पदार्थ के कण बहुत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें हम तो पदार्थ के कणों में द्रव्यमान होता है, यानी जो कण होते हैं उसके उनमें क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। इनके बीच में क्या रिक्त स्थान होता है, जैसे कोई पदार्थ है ना उसमें जो पास पास आपको दिख रहे हैं ना ये कण, है ना, इसमें क्या है देखो थोड़ी थोड़ी जगह है ना, तो यही रिक्त स्थान होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, मोमेंट होता रहता है, नहीं चलते रहते हैं ये, ठीक है। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ऐसा कर पाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक सभी? तो अब हम साथियों बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की और उनको बेहतर तरीके से समझेंगे एक एक को बेसिक से हाई लेवल तक साथियों। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं साथियों? भौतिक अवस्था के आधार पर पहली अवस्था की आती है भैया ठोस अवस्था। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें भैया लकड़ी आती है, आपकी पत्थर आता है, चीनी आती है और नमक और रेत इत्यादि इसमें आती है ठोस वाली फॉर्म में। मतलब ऐसी आप लोग जो चीजें देख पा रहे हो ना, जो थोड़ा सा ठोस अवस्था में हो, है ना, उनको ही हम उनकी गिनती ठोस अवस्था में करेंगे। जैसे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है ना, कागज है, बात समझ पा रहे हो, और बहुत सारी लोहा है, ये सब किस चीज में आती हैं? इससे ठोस अवस्था में आती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर हम द्रव अवस्था की बात करें यानी लिक्विड स्टेट की बात करें तो उसमें पानी आपका आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, दूध आ जाएगा और मिट्टी का तेल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? गैसीय अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है आपका? हवा, भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इत्यादि ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? गैस स्टेट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम अब सबको एक एक को बेहतर तरीके से समझेंगे, पहले समझेंगे हम ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या होती है? तो ठोस अवस्था में ऐसा होता है कि आकृति की अगर हम बात करें साइज की, जैसे साइज अगर ये देख सकते हैं कि ये बेलन टाइप का है, अगर ये मार्कर बेलन टाइप का है तो बेलन के ही टाइप का रहेगा। आप इसे बदल नहीं सकते हो आसानी से, ना तो दबा करके ना तो इसको खींच करके नहीं बदल सकते हो ना, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित अणु हैं वो बहुत ही पास पास है। इसलिए ऐसा होता है कि इसको हम ना तो इसकी साइज को बदल सकते हैं ना इसके शेप को बदल सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये चीजें होती हैं। तो हमने आप सभी को बता दिया कि ठोसों में अणुओं के, है ना, अणुओं के अधिक पास पास, जो ये अणु आपको दिख रहे हैं ये अधिक पास पास होने के कारण, है ना, इनमें अंतराणुक बल जो होता है वो अधिक होता है, जिससे इनकी आकृति निश्चित होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर हम वॉल्यूम आयतन की बात करें तो इनका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? इनका आयतन भी निश्चित होता है। अब आयतन वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो क्या कहते हैं, जो मार्कर इसका कुछ वेट होगा ना, कुछ वेट होगा। अगर ये 10 ग्राम का है या 20 ग्राम का है तो उतना ही रहेगा। आप चाहे इसको तोड़िए फोड़िए उतना ही रहेगा ना, कम तो नहीं हो सकता। तो ये चीज होता है इसका आयतन, ठीक, वॉल्यूम। अगर हम बात करें डेंसिटी यानी घनत्व की, तो अणुओं के मध्य अंतराणुक, है ना, स्थान कम होने के कारण ठोसों में घनत्व जो होता है द्रव तथा ठोस की तुलना में अधिक होता है साथियों। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब हम अगर किसकी बात करें, संपीड्यता की बात करें, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अंतराणुक स्थान पहले से ही कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको दबाकर, है ना, दाब बढ़ाकर आयतन को कम करना, ये होता है भैया संपीड्यता। क्लियर है? अगर हम प्रसार की बात करें, एक्सपेंशन की अगर बात करें, तो ठोस में बहने का, अगर ये ठोस है ना तो पानी की तरह बह तो नहीं सकता ना, नहीं बह सकता। अगर किसी बर्तन में से रखेंगे तो बर्तन की पूरी एरिया को तो नहीं कवर कर पाएगा ना, कुछ तो जगह छोड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं इसके अंतर्गत, जो कि आता है ठोस की विशेषताओं के अंतर्गत साथियों, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, द्रव अवस्था की। किसकी? द्रव की अवस्था की विशेषताओं के बारे में, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है साथियों। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम क्या समझेंगे साथियों? इसमें क्या क्या आता है भैया? हमने आप सभी को बताया था कि पानी आता है, पेट्रोल आता है, दूध आता है, मिट्टी का तेल आता है साथियों। क्यों? सारी चीजें हम समझेंगे। आकृति की अगर हम बात करें तो द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यानी जो भी लिक्विड फॉर्म होता है ना पदार्थ, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे कि अगर एक गिलास पानी जो है, अगर आप उसको किसी मग या जो है लोटे में डालेंगे तो उसकी आकृति में वो बदल जाएगा।
अगर आप बाल्टी में डालते हैं तो उसकी आकृति में बदल जाएगा। तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये वही आकृति प्राप्त कर लेते हैं जिनमें ये रखे जाते हैं। चाहे आप बाल्टी में रखो तो बाल्टी की आकृति के हो जाएंगे, मग में रखोगे तो मग की आकृति के हो जाएंगे। इनका आयतन भी क्या होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है भैया। अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 5 लीटर थोड़ी हो जाएगा। चाहे आप ड्रम में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, है ना, किसमें भी डालो तो रहेगा 1 ही लीटर भैया। तो उनका आयतन भी निश्चित रहता है। बात समझ में आ गई। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो द्रवों का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है ना। और घनत्व का घटता क्रम इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया, ठोस, द्रव और गैस, इस प्रकार से है। यानी सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा और फिर गैस में होगा, ठीक है। अगर हम तरलता की बात करें तो द्रवों के अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है ना। इस कारण जो द्रव होता है तरल होता है। यानी जो पानी हो, है ना, आपका मिट्टी तेल हो, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रसार की बात करें तो इनमें बहने का गुण होता है। क्यों, क्योंकि इनके मध्य जो अंतरा आणविक जो इस आकर्षण बल होता है ना, वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसलिए जब आप पानी को जमीन में डालते हो, है ना, ऐसी चिकनी सतह पे डालते हो तो क्या हो जाता है, वो बहने लगता है, ठीक है। इसी कारण पानी बहता है साथियों। हमने आप सभी को बेहतर समझा दिया। अब हम बात करेंगे साथियों गैसीय अवस्था की विशेषताओं के बारे में। इसमें क्या होता है साथियों, जो गैस की आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। बात समझ पा रहे हो, यानी गैस में अणुओं की स्थितियां निश्चित नहीं होती हैं, क्योंकि अंतर आणविक जो स्थान होता है वो अधिक होने के कारण इनकी आकृति और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर है। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो वो भी अनिश्चित होता है, क्योंकि अगर किसी भी चाहे वो आप कमरे में खोल दीजिएगा या किसी बड़े हॉल में खोल दीजिएगा गैस को, तो सारे उस एरिया को कवर कर लेती है। बात समझ पा रहे हो। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व ठोस तथा द्रवों की तुलना में अत्यंत कम होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर हम प्रसार की बात करें तो सभी दिशाओं में जो गैस होती है वो सभी दिशाओं में बह सकती है, फैल सकती है, क्योंकि इनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, ठीक है। नगण्य मतलब इनके जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसे समझिएगा। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम तापमान इकाई की बात करें, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो तापमान को हम भिन्न भिन्न इकाइयों में मापते हैं, चाहे वो केल्विन हो, चाहे सेल्सियस हो, और चाहे वो फ़ारेनहाइट हो। किसी भी एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 होता है, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों, किसी भी स्वस्थ मनुष्य का तापमान। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों। साथियों, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अगर हम बात करें इसके साथ में कुछ ऐड करें तो ये आता है कि जो जल होता है ना, वो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, और चाहे वो गैस होगा। ठोस की बात करें तो बर्फ के रूप में पाया जाएगा, द्रव की बात करें तो जल के रूप में पाया जाएगा, और गैस की बात करें अगर हम तो वो भाप के रूप में पाया जाएगा साथियों। जैसे कि जो ठोस होता है, जैसे बर्फ है, उसको अगर हम गला देंगे तो द्रव बन जाएगा, अगर पुनः उसको ठंडा कर देंगे तो फिर ठोस में बन जाएगा, अगर उसका वाष्पीकरण करेंगे तो गैस बन जाएगी, अगर निक्षेपण करेंगे तो फिर ठोस बन जाएगा। क्लियर है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम द्रव को संघनन के रूप में करेंगे तो गैस बन जाएगी, है ना, और सॉरी मतलब अगर गैस को संघनन के रूप में लाएंगे तो वो द्रव बन जाएगी, अगर हम द्रव को वाष्पीकरण करें तो वो गैस बन जाएगी साथियों। तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। हमने अभी तक जितना आपको टॉपिक्स पढ़ाया है कक्षा 9 का साइंस था भैया आप सभी के लिए।
तो आप लोग जो है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।